Hello guys, welcome to RSP Coaching. Today we are going to see some common topics of Standard 9 Science and Standard 11 Chemistry. So we start with our first topic. So let us discuss our first topic, which is Thomson model of atom. So first of all, who is Thomson? What did he does? In which year he does? So in 1898. In which year? In 1898. The full name of Thomson was J.J. Thomson. In 1898, Thomson proposed a model in which he says that atom possesses spherical shape. तो बच्चा पट्टी क्या हो रहा है? 1898 में J.J. थॉमसन भाई साहब ने हमें क्या दिया कि हमारा जो एटम है उसका शेप कैसा है? एक स्फीयर जैसा, मींस अ क्लोज स्फीयर. योर एटम इज लाइक अ क्लोज स्फीयर. उसके बाद क्या उन्होंने इसका रेडियस दे दिया आपको कि सपोज इसका रेडियस उन्होंने दे दिया कि आपका एक एटम है जिसका शेप है स्फीयर और उसका रेडियस दे दिया आपको 10⁻⁻10. ओके. उसके बाद देखते हैं इन द होल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. उन्होंने क्या कर दिया, स्फीयर लिया, ये स्फीयर में पूरा हिस्सा जो आपको व्हाइट हिस्सा दिख रहा है बच्चा पार्टी, ये पूरा हिस्सा को कैसा बता दिया उन्होंने? पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है. मींस अगर इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर E माइनस होता है जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव के लिए आप प्लस सिंबल यूज कर सकते हो जिसको आप बोल सकते हो पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन का मतलब नथिंग जस्ट एज लाइक इलेक्ट्रॉन बट दिस हैव पॉजिटिव मास. सो J.J. Thomson said that we have an atom which is spherical in shape and in the shape the positron or the positive mass has distributed equally in the whole sphere. Then he said one sentence about electron also. So electrons are embedded in such a manner that gives more stable electrostatic arrangement. Means he said that electrons are there. In this figure there are electrons, but that electrons will be in such a manner that they will possess a electrostatic stable state. So in this theory he said that we have a sphere which we call atom. In this sphere the whole white part is covered with our positive electron, या फिर we can say that positive ion which we known as positron, and the electrons, this one, are arranged in such a manner that they will give us electrostatic stable arrangement. What is the meaning of stable? Stable means that it doesn't react with anyone. It will not react with any other atom. अगर आपको हिंदी में बोलूं तो J.J. थॉमसन भाई साहब ने हमें इतना सिंपल से शॉर्टकट में दिया कि हमारे एक स्फीयर लिया, स्फीयर जिसको उन्होंने बोल दिया एटम है, एटम आपका एक स्फीयर जैसा शेप लेता है जिसका रेडियस हमें दे दिया 10⁻⁻10 मीटर, एंड उसके अंदर जो पॉजिट्रॉन है, जो पॉजिटिव आयन है, वो बोल देगा पूरे स्फीयर में एकदम इक्वली अमंग सब्स्टिट्यूटेड है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से उसके अंदर अरेंज किए गए कि वो एकदम स्टेबल है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट आपको एकदम सिंपल वाली देंगे जिसमें आपको दूसरा कोई झंझटमारी करनी ही नहीं है. सो स्टेबल का मतलब हमें क्या मिला कि वो ऐसा एटम जो आपको किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो शांति से बैठ जाएगा, हाँ संतुष्ट हो गया. स्टेबल को आप हिंदी में संतुष्ट बोल सकते हैं. So that's the theory of J.J. Thomson. Okay. So इस थियरी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखें. एज लाइक ये थियरी के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आपको मिलेंगे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग एंड वाटरमेलन. व्हिच माय फेवरेट इज वाटरमेलन, जिसके द्वारा इसको काफी अच्छे से याद रख सकते हैं. वाटरमेलन यानी तरबूज. जैसे आपने तरबूज खाया होगा तो देखा होगा तरबूज को जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो उसको एक आपको राउंड शेप मिलता है.
समझ लो वो आपका एटम है, उसके अंदर आपको रेड कलर का हिस्सा देखने को मिलता है, दिस इज दैट रेड कलर वन, जो आप समझ लो आपका मास है, किसका मास है, पॉजिट्रॉन का, पॉजिटिव आयन का मास, जो एकदम इक्वली अंदर है, और उसके अंदर आपको काले कलर के बीज देखने को मिलेंगे, दिस वन, जिसको आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन। जैसे वो पूरे सब मिलकर तरबूज को स्टेबल बनाते हैं, वैसे ही सेम थ्योरी आपकी लगती है जे थॉमसन की, जिसमें आपको वो सब मिला के आपको क्या बनाएंगे, एटम को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। फिर इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये थ्योरी में क्या समझाने की कोशिश कर रही है, ये थ्योरी में बच्चे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका एटम का मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एटम का मास कभी चेंज होगा नहीं, एटम का आपको मास एकदम कांस्टेंट देख लो, और हमेशा आपका एटम की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी न्यूट्रल, जिसका मतलब होता है जीरो। ये ना ही पॉजिटिव आएगा एटम, ना ही आपका कभी पॉजिटिव होगा, ना ही कभी नेगेटिव होगा, ये एटम विल नॉट बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। एंड जिस साइंटिस्ट ने ये थियरी दी थी उनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला, जिनका नाम क्या था, जे थॉमसन। इन 1906 थॉमसन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सम अदर convertible gases. Okay, as we have completed our first topic, let's move on another, which names Rutherford's nuclear model of atom. In this, Rutherford and his students done a very perfect and very good experiment which was famous all over the world. Rutherford भाई साहब और उनके दो छात्र प्यारे से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और बहुत ऊपर तक गया, और आज भी एक्सपेरिमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट काफ़ी शॉर्टकट है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बॉम्बार्ड होते हैं, एक प्लेट में जाएंगे, आगे थिन गोल्ड फॉइल पे जाएगा और फोटोग्राफिक प्लेट पे आके खत्म हो जाएगा। बट उसको प्रोसेस वाइज कैसे पढ़ेंगे, हाउ डू वी डू इन प्रोसेस। सो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अल्फा पार्टिकल से डोनेट किया गया। So don't be confused, in 9th standard there will be electron and in 11th standard it will be alpha particles. So एक सोर्स लिया गया जिसको बोल दिया हमने दिस इज आवर सोर्स, जहाँ से क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कर रहे हैं। बॉम्बार्ड करना मतलब कि लाइट पास करना। लाइट को कहाँ पास किया हमने, एक लीड की प्लेट, पीबी इज नोन एज लीड। लीड की प्लेट है, उसके अंदर एक इतना माइन्यूट होल करके रखा है कि जिसमें से सिर्फ एक रे पास हो सकती है, एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है। अब ये रिजल्ट आने से पहले अकॉर्डिंग टू द थॉमसन थियरी हमें ये पता था कि इवनली मास डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हमारे जितनी भी रेस जाएगी सारी डिवाइड होकर कोई ऊपर निकल जानी चाहिए, कोई ये साइड आनी चाहिए, कोई ये साइड आनी चाहिए। ये माइंड में लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बट एट द टाइम ऑफ रिजल्ट दे ऑल गॉट शॉक्ड बाय देयर रिजल्ट। जब उन्होंने इसका रिजल्ट देखा सबको यकीन नहीं हो कि ये क्या हो गया थियरी। सो एट द टाइम ऑफ रिजल्ट दे कंक्लूड दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू दिस प्लेट एंड go on and attracting on this gold foil. After attracting this gold foil, most of the electrons or rays of the electrons goes singly deflected, not deflected many more. Just a single piece or very few rays got deflected, and more or very less rays come back. मिस क्या हुआ बच्चा पार्टी, जब यहाँ से लाइट पास की गई, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर से आए, तो जब उसको गोल्ड फॉइल पे उन्होंने बॉम्बार्ड किया, गोल्ड फॉइल पे जैसे जाके टकराए, मोस्ट ऑफ द रेस सीधे निकल गई, जैसे आगे वैसे सीधी की सीधी पास हो गई। उसमें से कुछ रेस थी जो वहां से टकरा के थोड़ी अपनी डेविएशन ले ली, मतलब थोड़ी सी जगह चेंज की, और उसमें से कुछ से भी कुछ एकदम कम रेस ऐसी थी जो वहां से टकरा के वापस आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, अगर आपके एटम में पूरा मास इक्वल है तो आपके हर एक रेस जाके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, बट ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिसके कारण हमें क्या पता चला कि उसके सेंटर में कोई प्रॉब्लम, या तो सेंटर में कोई प्रॉब्लम है, फिर ऐसी जगह कोई प्रॉब्लम है जहाँ से वो रेस रिफ्लेक्ट हो रही। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे गया वो हम देखते हैं। सो
दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ये बच्चा पढ़े आपका स्कीमेटिक डायग्राम जो उनको रिजल्ट मिला था। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट उन्हें क्या मिला कि जब आप 20,000 रेज पास कर रहे हो, कितनी 20,000, उसमें से सिर्फ एक रे ऐसी है जो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस मिलती है, बाकी की सारी पास हो जाती है। ये थियरी आपको मिलेगी इन 11th स्टैंडर्ड। और अगर आप 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने जाए तो ये रेस हो जाती है 12,000। अब अकॉर्डिंग टू बुक न्यूमेरिकल डिफरेंसेस हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 11 के अकॉर्डिंग देखने जाए तो 1 रे इन 20,000 एंड अकॉर्डिंग टू 9 1 रे इन 12,000। आप दोनों में से कोई भी लो, हमें सिर्फ एक चीज कंक्लूड करनी है कि जब हम 12,000 20,000 रेस एक साथ फेंकते हैं, उसमें से एक रेस पलट के वापस हमारे पास आ रही है, बाकी सब कहाँ जाते हैं? अकॉर्डिंग टू थॉमसन थ्योरी हमारे सारे रेस 12,000 की 12,000 या 20,000 की 20,000 वापस आनी चाहिए थी, जो हमें मिली नहीं। तो ये थ्योरी के ऊपर रदरफोर्ड ने हमें क्या किया कि आपके पास जो गोल्ड फॉइल थी जिसके हमने एटम ली, वो चीज में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है, पूरे में नहीं है, मोस्ट ऑफ द जगह उसकी खाली है। आपकी गोल्ड फॉइल की मोस्ट ऑफ द जगह खाली, इसलिए किसी टकराएगी, सीधे पास हो गई। बट कहीं कहीं पे कुछ ऐसा है जहां से वो चीज टकरा के वापस आ रही है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली बात है सीधा निकल जाएगा। बट जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिविटी ज्यादा, वहां से वो टकरा के वापस आ रहा है। तो वो एक जगह जहाँ पे पूरा मास भरा पड़ा है, उस एक जगह को उन्होंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। और इसी तरह न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर में आया, उस एक जगह उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कैसे आया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थियरी। और इसमें हमने क्यों खाली गोल्ड फॉइल की ही हम बात कर रहे थे, वो भी इसके सबसे पतली लेयर ली ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली बॉम्बार्ड होकर निकल सके। अगर इसके कोई मोटी लेयर लेते तो हमारी ये परफॉर्मेंस इतने अच्छे से पास हो पाता नहीं। सो दैट्स द थियरी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल कि व्हाई दिस हैपेंस, क्यों हमारा रिजल्ट जैसे थॉमसन के जैसा नहीं मिला। तो ये थियरी के बेसिस पे जैसे थॉमसन की थियरी तो रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। थियरी पूरी रॉन्ग उनकी भी नहीं थी, उनकी कुछ हद तक थियरी रही, बट अकॉर्डिंग दिस थियरी वाज परफेक्टली ट्रू। और इस थियरी में हम उन्होंने क्या बताया कि आपके एटम के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आपका पॉजिटिव का पूरा मास भरा पड़ा है, और उस हिस्से को बोल दिया उन्होंने न्यूक्लियस, जहाँ से आपका पूरा का पूरा वापस टकरा के मूव बैक करता है। एंड दिस इज द थियरी ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। सो according to the theory of Rutherford's experiment, she said that our atom is like a solar system. Means, if this is an atom, then in center there will be nucleus, and around the center there are some orbits. In these orbits, the electron will revolve around the nucleus. तो एज ए रिजल्ट जो हमें रिजल्ट मिला किसका? रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट का, उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया कि हमारा जो एटम के बीच में आया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है हमारा? ये पूरा एटम एक स्ट्रक्चर दिखता है हमें सोलर सिस्टम जैसा। जैसे कैसे दूसरे प्लैनेट सन के आजू बाजू राउंड लगाते हैं, वैसे इसमें होती है न्यूक्लियस के आजू बाजू होती है ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर आपके एम्बेडेड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के आजू बाजू चक्कर लगाते जाते हैं। अब क्योंकि ये थियरी है, तो ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट दूसरे भी थे, उन्होंने किए क्वेश्चंस जिसको एक्सप्लेन रदरफोर्ड कर नहीं पाया। अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस कि अगर चलो ओके आपके बीच में न्यूक्लियस है, मान लिया, और आजू बाजू ऑर्बिट भी है, ये भी मान लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गाड़े जाते हैं, ये भी मान लिया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे तो ऑब्वियस बात है कि एनर्जी के साथ घूमेंगे। अगर एनर्जी नहीं होगी तो बंदा चल ही नहीं सकता, तो ये तो इलेक्ट्रॉन से बेचारे कहाँ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी के साथ घूम रहे, और जैसे उनके अंदर की एनर्जी हो जाती है खत्म, तो इलेक्ट्रॉन्स तो गिर के कहाँ आ जाएंगे? न्यूक्लियस, क्योंकि उनकी एनर्जी हो गई है खत्म। और दूसरे एंगल से देखा जाए, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास भरा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो अपनी ओर अट्रैक्ट करके भी इनको खींच लेगा।
तो वे क्यों अपने पाथ को मूव होते रहते, क्यों ये इसके अंदर नहीं आ जाते? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, जिसकी वजह से ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना, जिसके कारण क्या हुआ, ये थियरी भी नॉट 100% बट वी कैन से दैट 70% तक सक्सेस है, बट this question has already arrived in their mind and they can't explain this question. So for explaining this question, a new scientist introduced whose name is Bohr. जो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर दैट कि हम बोर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे उसने एटम बनाया, कैसे एटम के अंदर की चीजें एक्सप्लेन, क्यों इनके बीच की इलेक्ट्रिसिटी ये जो फोर्स है ये क्यों नहीं लग रही है, क्या क्या होता है इसके अंदर, ये थियरी हमने एक्सप्लेन की बोर भाई साहब ने। तो अब हम चलते हैं हमारे बोर के एटॉमिक थियरी। सो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, गाइस प्लीज टेक अ नोट दैट दिस टॉपिक इज गिवन इन 9th स्टैंडर्ड एंड इन 11th स्टैंडर्ड दिस टॉपिक इज कंटिन्यूड विद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो इन दिस टॉपिक बोर गिव us some ideas about the atom. Say call this orbit as discrete orbit. बोर ने क्या बताया कि आपके एटम्स के अंदर उन्हीं ऑर्बिट्स को अलाउड करेंगे जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है, मतलब उनके पास सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करेंगे, कोई एनर्जी लेंगे नहीं। अब क्योंकि ये एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी छोड़ेगा ही नहीं। अब जब एनर्जी ले नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी निकालेगा नहीं, तो एनर्जी लूज होने का तो सवाल ही नहीं होता, और एनर्जी लूज नहीं होगी तो वो अंदर गिरेगा ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग थियरी प्रूफ होगी। और उसने जो ऑर्बिट थी उनको अलग से नाम दे दिया कि भाई न्यूक्लियस से जो सबसे करीब ऑर्बिट है, दिस वन, दिस विल ही विल कॉल दिस ऑर्बिट k shell, देन अबव दिस l, अबव दिस m, अबव दिस n, और ये ऑर्बिट को नाम कैसे दिया उसने, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। मतलब आपके ऐसे एटम जिनके पास एनर्जी सबसे कम वो आपको बाहर देखने को मिलेंगे, और जैसे आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है अंदर आ जाते हैं। या फिर आप उसको उल्टा भी ले सकते हो कि आपका एनर्जी, जैसे कि H मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो उसका जो भी एनर्जी कम है ज्यादा वो इसमें है। अकॉर्डिंग टू दिस he proves that how much you have energy that will decide your energy level. Suppose you have energy more than 2 electrons, first it will complete K cell, then it will go to L cell, and that will be your energy level number 2. So according to this theory it proves the Rutherford experiment correct. तो बोर भाई साहब ने आके क्या किया, हमारे रदरफोर्ड अंकल के एक्सपेरिमेंट को करेक्ट प्रूफ करने की कोशिश की, और उनका ये मेथड भी सक्सेसफुल रहा, जिनके कारण क्या पता चला हमें कि हमें ये जो इसके अंदर जो ऑर्बिट है राउंड राउंड सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है अभी, इस सर्कल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल, और सेल को कौन से ऑर्डर में दिया, K L M N। अब ऐसा नहीं चाहिए, इट विल बी गोइंग इंक्रीजिंग, जितने नंबर ऑफ आप ऑर्बिट ऐड कर रहे हो उतने नंबर ऑफ सेल आपके बढ़ते जाएंगे। अब आपके एनर्जी लेवल डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल कम हो ज़्यादा होगी उतनी ऑर्बिट ज़्यादा होगी। सपोज आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है 1, तो उसको हम डालेंगे K में, एनर्जी लेवल 2 जाएगा L में, 3 M में, 4 N में, और इसी तरह से ये बढ़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो इसके द्वारा हमें ये प्रूफ होता है कि ये थियरी के साथ साथ रदरफोर्ड की भी थियरी राइट हुई, और रदरफोर्ड अंकल के साथ साथ जे जे थॉमसन अंकल की भी थियरी हमने राइट प्रूफ की।